सारंगपुर नाम के गांव में एक साहिल नाम का लड़का रहा करता था। उसके परिवार में उसकी 2 बहनें और उसके माँ पिता रहते थे। साहिल के माता पिता मजदूरी का काम करते थे और साहिल की बहनें भी उनके काम में हाथ बटाया करती थी। साहिल एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो स्कूल के बाद घर घर जाकर कुछ सामान बेचता था या फिर गांव में अगर कोई छोटा मोटा काम मिले तो वो कर लेता था और अपने कमाए हुए पैसों से वो स्कूल की फीस तथा अन्य उसके कोई खर्च करता था। एक दिन साहिल के पिताजी साहिल से, अरे साहिल, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, थोड़ा हमारे काम में हाथ बटा दिया करो, लेकिन तुम हो कि अपनी पढ़ाई लेकर बैठ जाते हो हमेशा। पता नहीं पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हो। पिताजी, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ने वाला। हाँ हाँ, पढ़ लिख कर तो बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा ना। अरे कोई काम नहीं मिलता हम जैसे को। मेरी बात मान और घर में अभी से हाथ बटाना शुरू कर दे। और हाँ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मेरी भी एक बात याद रखना, मैं भी तुझे कोई मदद नहीं करूँगा। पिताजी, अगर मैं जिंदगी में कुछ करूँगा ना तो कुछ बहुत ही बड़ा करूँगा, नहीं तो कुछ नहीं करूँगा। आप मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दो। ऐसा कहकर साहिल गुस्से से बाहर चला जाता है। तभी उसकी माँ साहिल के पिताजी से, अजी, तुम क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? वो अपना अपना खुद का कर रहा है ना। अरे भाग्यवान, तुम तो चुप ही बैठो। तुमने ही तो सर पे चढ़ा के रखा है उसे। सभी अपना अपना काम करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साहिल अपना स्कूल खत्म होने के बाद कुछ सामान बेचने के लिए चला जाता है। साहिल गांव गांव जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाता है तो कुछ लोग उससे सामान खरीदते हैं तो कहीं पर लोग उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन बहुत धूप में साहिल अपना सामान बेच रहा था कि तभी वो एक दरवाजा खटखटाता है। एक सुंदर सी लड़की दरवाजा खोलती है। तभी वो लड़की साहिल का चेहरा देखकर समझ जाती है कि उस लड़के को बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो झट से अंदर चली जाती है और एक गिलास दूध भरकर साहिल को देती है। साहिल को सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो साहिल भी झट से दूध पी लेता है और उस लड़की से, थैंक यू मैडम, आप जो सामान लेना चाहो वो आप ले सकती हो। नहीं भाई साहब, मुझे कुछ भी सामान नहीं चाहिए, लेकिन आप बहुत भूखे लग रहे थे इसीलिए मैंने आपको एक गिलास भरकर दूध दिया। मेरी माँ कहती है कि भूखे की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो आपको भी इसमें से कुछ सामान लेना ही होगा, दूध का बिल समझकर। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या पता, शायद कभी आप मेरे काम आ जाओगे। अब साहिल वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। साहिल जी जान लगाकर मेहनत के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। आगे चलकर वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाता है। अब साहिल के घर के हालात भी सुधर जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर उस लड़की के घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं और उस लड़की को हार्ट की बीमारी हो जाती है। उस लड़की के परिवार के पास बेटी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। उसी में एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे तैसे कर वो शहर के एक बड़े अस्पताल में उसे लेकर आते हैं और जैसे ही उस लड़की की फाइल साहिल के पास जाती है, वो उस पर गांव का नाम और उस लड़की का नाम पढ़ता है तो उसके सामने वो दूध पिलाने वाली लड़की आती है। वो झट से बाहर जाकर देखता है तो वो वही लड़की थी जिसने भूखे को दूध पिलाया था। साहिल तुरंत ही कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाता है और उसका अच्छे से ऑपरेशन करता है। कुछ ही दिनों में लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन अब उसके माता पिता के सामने बिल देने की चिंता सताने लगती है। तभी उस लड़की के पास एक नर्स आती है और उसके हाथ में एक लिफाफा रख देती है। लड़की उस लिफाफे को खोलकर देखती है तो उसमें उसका बिल पेड करने की रिसिप्ट थी। ये देखकर लड़की और उसके माँ पिताजी हैरान रह जाते हैं। उसी लिफाफे में एक और कागज की पर्ची थी जिस पर लिखा था 1 गिलास दूध का बिल। वो पर्ची पढ़ते ही लड़की को वो सामान बेचने वाला लड़का याद आ जाता है जिसे कभी उसने 1 गिलास दूध पिलाया था और वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। वो अपने माँ पिताजी को सारी बात बताती है और सभी भगवान के साथ साथ उस बिल पेड करने वाले का भी धन्यवाद करते हैं। ये सारी घटनाएं साहिल अस्पताल के रूम के बाहर से देख रहा था। उन्हें खुश देखकर साहिल भी खुश हो जाता है। लीलापुर नाम के गांव में गगन अपनी बेटी रुचि और बूढ़ी माँ रमा के साथ रहा करता था।
गगन मजदूरी का काम करके अपने घर का गुजारा जैसे तैसे चला लेता था। रुचि अब 12वीं कक्षा में थी, तो इसीलिए वो मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। उसकी पढ़ने के प्रति लगन देख गगन बड़ा ही खुश था। एक दिन गगन की माँ रमा गगन से, बेटे, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि रुचि की अब 12वीं पूरी हो जाएगी, और तुम्हें तो पता है कि हमारी बिरादरी में कहाँ इतने दिनों तक बेटी घर पर रहती है। माँ, तुम मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसे थोड़ा पढ़ने दो, खुद के पैरों पर खड़ा रहने दो। देखो गगन, लड़की मायके से जितनी जल्दी ससुराल चली जाए उतनी जल्दी हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। माँ, रुचि को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी है और उसका हर एक सपना पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वैसे भी तुम बाप बेटे कहाँ सुनने वाले हो किसी की। रमा अब काम पर चली जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन रुचि का 12वीं का रिजल्ट था। रुचि पूरे जिले में पहले नंबर से पास हुई थी। सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग ये बात गगन को खेतों में जाकर बताते हैं। अरे वाह गगन, तुम्हारी बेटी ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आज तुम्हारी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया गगन। पूरे जिले में पहले नंबर से पास हुई है रुचि बिटिया। क्या सच में? क्या गगन, तुम भी आज के दिन तो घर पर रहकर अपनी बेटी का रिजल्ट देखते। अरे भाई साहब, आपको तो सब पता ही है, अगर मैं एक दिन भी काम पर नहीं आया तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो एकदम सही है। हम गरीबों का तो जीवन ही ऐसे चलता है। चलो अब जल्दी से घर चलो। गगन अपने हाथ के सारे काम वैसे ही छोड़कर घर चला आता है। घर आते ही आस पड़ोस के लोग रुचि के गुणगान गा रहे थे। ये देख गगन बड़ा ही खुश हो जाता है। गगन घर में आते ही रुचि गगन से, पिताजी, पिताजी ये देखिए मेरी मार्कशीट। अरे वाह बिटिया, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। रुचि गगन के पैर छू लेती है। तो गगन, बिटिया, सारे जिले में सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बातें हो रही है। मैं चाहता हूँ तुम आगे भी पढ़ाई करो। पिताजी, मैं आगे भी पढ़ाई करूंगी। मैं आगे बीए में एडमिशन लेना चाहती हूँ। हाँ बेटी, हम जल्द ही शहर जाकर तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में करवाएंगे। ठीक है पिताजी। गगन, तू अब भी रुचि को आगे पढ़ाना चाहता है? अरे मैं कहती हूँ कि बेटी की जल्द से जल्द शादी करवा दो। अरे नहीं माँ, अब तो मेरी बेटी और ज्यादा पढ़ेगी। 2-3 दिनों बाद कुछ पैसों की व्यवस्था कर गगन अपनी बेटी के साथ शहर चला जाता है। अब उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। साथ ही रुचि को स्कॉलरशिप भी मिली थी, और तो और कॉलेज की तरफ से बस की पास भी। रुचि हर रोज अप डाउन करने लगी। वो कॉलेज में भी अव्वल थी। 3 साल यूं ही गुजर जाते हैं। अब रुचि अपने पिता से, पिताजी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। वाह, बहुत अच्छा बिटिया। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या मैं शहर में जॉब कर सकती हूँ? अरे बिटिया, ये क्या पूछने वाली बात है? तुम बिल्कुल जॉब कर सकती हो। अब रुचि उसी शहर में जॉब ढूंढने लगती है। वो फर्स्ट ग्रेड में ग्रेजुएट हुई थी और इसी कारण उसकी इच्छा अनुसार उसे जॉब भी मिल गई। उसे कैलेंडर कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो वो फोन पर अपने पिताजी से, हेलो पिताजी, मुझे एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल गई है। अरे वाह वाह बिटिया, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। रुचि का ऑफिस में भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। अब कुछ ही दिनों बाद समीर नाम के एक पढ़े लिखे लड़के के साथ रुचि की शादी तय हो जाती है। तो रुचि समीर से, समीर जी, मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ। रुचि, मुझे तुम्हारे जॉब करने से कोई आपत्ति नहीं है। तुम शादी के बाद भी जॉब कर सकती हो। सच में समीर जी? थैंक यू सो मच। रुचि की बड़े ही धूमधाम से समीर के साथ शादी हो जाती है। समीर का स्वभाव बड़ा ही शांत और अच्छा था। वो एक अनाथ था और इसी कारण उसे शादी के बाद एक परिवार मिला था। समीर शादी से बड़ा ही खुश था। कुछ ही दिनों बाद समीर रुचि से, रुचि, तुम शादी के बाद जॉब करना चाहती थी ना? अब तुम जॉब कंटिन्यू कर सकती हो। कुछ दिनों से यही सोच रही थी मैं। अब कल से ही ज्वाइन कर लेती हूँ। अगले ही दिन रुचि ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और अपना काम मन लगाकर करने लगती है। एक दिन बॉस रुचि को अपने केबिन में बुलाकर, रुचि, इस साल हमें न्यू ईयर पार्टी में कुछ यूनिक देना है। सर, हम नए साल की पार्टी में कंपनी के नाम का वॉल क्लॉक या फिर नए साल का डेस्क कैलेंडर
और वॉल कैलेंडर दे सकते हैं जो कि देश के नौजवानों के नाम पर हो। साथ ही साथ खेलों की इंफॉर्मेशन और तो और छोटे बड़े उद्योजकों की सफलता की इंफॉर्मेशन भी हम देंगे। बहुत अच्छे रुचि, इस साल हम यही कैलेंडर बनवाएंगे। और हाँ, इन सब की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। डेस्क और वॉल कैलेंडर, इन दोनों की डिजाइन तुम ही करोगी। ओके सर, मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। जाओ, जल्दी से काम पर लग जाओ। रुचि अपनी केबिन में जाकर बड़े ही उत्साह के साथ काम करने में जुट जाती है। रुचि जल्द से जल्द कैलेंडर की डिजाइन बनाकर बॉस को दिखाती है। उसका ये टैलेंट देख बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब रुचि ने बनाए हुए डिजाइन के ही कैलेंडर बनवाने के लिए चले जाते हैं। ऑफिस के लोगों के अलावा पुराने कस्टमर्स को भी कंपनी कैलेंडर फ्री में देने वाली थी। आज ऑफिस में नए साल की पार्टी थी, तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से, इस साल हमारी कंपनी ने तो हमें बहुत यूनिक गिफ्ट दिया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। भाई मुझे भी ये नए साल का गिफ्ट बहुत पसंद आया है। उस कैलेंडर में बड़े बड़े उद्योजकों की सफलता, खेल के प्रति जागरूकता, नौजवानों का उत्साह, इन सभी के कारण उनके कस्टमर भी इस कैलेंडर से बड़े प्रभावित हुए। जैसे ही न्यूज चैनल वालों को इस यूनिक आइडिया के बारे में पता चला, वैसे ही न्यूज चैनल वाले आकर उनके बॉस का इंटरव्यू लेते हैं। साथ ही कंपनी के नए कैलेंडर उनको गिफ्ट के तौर पर दिए। ये देख रिपोर्टर, सर, ये कैलेंडर तो हमारे देश के होनहार नौजवानों की जानकारी और खेलों का प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, ये तो हमारे एक होनहार एम्प्लॉय का काम है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मिस रुचि। अगले ही दिन रिपोर्टर अपने न्यूज चैनल पर रुचि के बारे में बताकर उसकी आइडिया लोगों को शेयर करता है। लोग भी अब रुचि की बहुत प्रशंसा करने लगे और ये सब देख गगन को जैसे सारी खुशियाँ मिल गई थी। और समीर, वो भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, जिससे तरक्की हमारे कदम चूमे।